हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट को। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर से दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने जाना तीनों सेक्टर्स के बारे में, टोटल प्रोडक्शन के बारे में, गुड्स के बारे में और सभी सर्विसेज के बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो कहाँ पर लोग ज़्यादा एम्प्लॉय पाते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्राफ 2 में हमें देखना है परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। तो जो ग्राफ नंबर 2 है उसमें हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स किस तरह शेयर करते हैं जीडीपी में। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर ओवर द 40 ईयर्स। तो पिछले 40 सालों की बात की जा रही है कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंस है तीनों सेक्टर की वो चेंज हुई, किस तरह से वो शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा सेकेंड ग्राफ है जो क्या शो कर रहा है, जीडीपी को शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1973 और 74 की बात की जा रही है, यहाँ पर पूरा 100% शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पॉइंट से आप पहले ही आपको पता है जो हमारा ब्लू कलर है वो प्राइमरी सेक्टर को इंडिकेट करता है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा रेड कलर में है और टर्सरी सेक्टर हमारा ग्रीन है। तो हमने देखा कि किस तरह से जीडीपी में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये वाली जो टेबल, ये वाला जो ग्राफ है ये शो करता है 1973 और 74 में। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, वो शेयरिंग को इम्प्रूव कर रहा है, और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो कम है। अब हम बात करते हैं 2013 और 14 की, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो भी इम्प्रूव हुआ है, और हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो लो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी कि किस तरह से जीडीपी में शेयरिंग हुई, किस तरह से टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ी। तो देखिए, अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। तो जीडीपी को देखते हुए तीनों सेक्टर्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन सिमिलर शिफ्ट जो है एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को लेकर नहीं हुआ। मतलब जिस तरह से टर्सरी सेक्टर इतना आगे बढ़कर आया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा वो लोगों को नहीं दे पाया। जानते हैं यहाँ पर ग्राफ नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है। अभी हमने जीडीपी का पढ़ा कि जीडीपी में तीनों सेक्टर किस तरह से शेयरिंग कर रहे हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अब ये बात की जा रही है 1977 से 1978 की, और यहाँ पर ग्राफ शो किया जा रहा है 2017 और 18 का। तो ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसमें काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में काफ़ी कम है। अब 2014 और 18 की बात करें, यहाँ पर भी लेवल कुछ इसी तरह से है। आप देख पा रहे हैं कि 44% लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है प्राइमरी सेक्टर से, जबकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 25% दे रहा है, और जो हमारा वो 31% ही दे पा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में तो काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए वो इतना इम्प्रूव नहीं कर पाया है। आगे देखते हैं। तो जानते हैं व्हाई डिड नॉट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब आर क्रिएट इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो देखिए ऐसा क्या हुआ कि मतलब सिमिलर शिफ्ट नहीं हो पाया। जिस तरह से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, उसी तरह से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। Though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times.
द सेम अप्लाइड इन टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेकेंडरी सेक्टर की, और सेकेंडरी सेक्टर में बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स का वो कितना बढ़ा, 9 टाइम उसका इंक्रीज हुआ, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसका इम्प्रूवमेंट केवल 3 टाइम यानी कि 3% के आसपास हुआ। तो देखिए सेम अप्लाइज टू द टर्सरी सेक्टर, और ऐसा ही टर्सरी सेक्टर में हुआ। वाइल प्रोडक्शन इज इन सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, जबकि जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ा, 14 टाइम्स बढ़ा, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है इन सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम, केवल 5 टाइम जो है इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आप काफ़ी डिफरेंस देख रहे हैं तीनों सेक्टर्स में कि किस तरह से चेंजेस हुए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर उतना चेंज नहीं हुआ टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया है कि मतलब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं दे पाए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंट्री में लोग जो हैं अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। अगर बात करें जीडीपी की तो वो कितना है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1/6 प्रोड्यूस कर रहा है। इन कंट्रास्ट to this the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce as where they employ less about half the people। तो देखिए प्रोडक्शन तो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ पर 1/6 ही प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है और बाकी जो बचा हुआ है ना वो सारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। बट एम्प्लॉयमेंट को देखें तो वो इतना नहीं दे पा रहा है। Does this means that the workers in agriculture are not producing as much as they could? तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है कि जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लोग ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसका मतलब यही निकल के आता है ना कि वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है, इतने लोग होने के बावजूद भी। तो देखिए व्हाट इट मीन्स is that there any more people in agriculture than is necessary। तो इसका मतलब ये आता है निकल के कि जितने लोगों की एग्रीकल्चर को ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा लोग उसमें, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, इसका मतलब ये है कि अगर कुछ लोगों को वहाँ से निकाल लिया जाए प्रोडक्शन विल नॉट अफेक्टेड। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो अफेक्टेड नहीं होगा, उतना ही होगा। इन अदर वर्ड्स वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। तो ये जो काम किया जा रहा है ना, जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लक्ष्मी। तो यहाँ पर एक लक्ष्मी नाम की फार्मर है, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। owning about 2 hectare of unirrigate land। तो उसके पास 2 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो अनइरिगेट लैंड है। डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। वो केवल किस पर डिपेंड करती है, रेन पर, तभी वो अपनी क्रॉप को ग्रो कर पाएगी। लाइक ज्वार एंड अरहर। ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर्स। तो देखिए पहली बात तो ये कि जब कभी बारिश होगी तो वो तभी अपने खेती में कुछ उगा पाएगी, और फिर उसकी फैमिली में 5 लोग हैं जो उस काम में पूरे साल लगे रहते हैं। वाई दे हैव नवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। उन्हें कहीं और जाना चाहिए, वो कहीं और क्यों नहीं जाते हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग। तो आप क्या देखेंगे कि हर कोई काम तो कर रहा है, 5 काम में लगे हुए हैं। नन रिमेन्स आइडियल, कोई बेकार नहीं बैठा है, सब काम कर रहे हैं। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, ईच वन इज डूइंग सेम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। तो देखिए इसका मतलब ये निकल कर आता है कि वो ज़्यादा वो जिस तरह से लेबर कर रहे हैं, जितना उन्हें ज़रूरत है वो उतना नहीं कर पा रहे हैं,
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह से मतलब वो लगे हुए हैं सब इसी काम में, ईच वन इज डूइंग सेम वर्क, सभी सेम वर्क को करें, जिसे कम लोग कर सकते हैं उसे मिलकर वो 5 लोग कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसी सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, मतलब काम तो सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठे हुए हैं, लेकिन वो बेरोजगार है और वो दिखाई नहीं देता है कि वो बेरोजगार है, इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। Where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential, मतलब सब लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जितनी उनके अंदर पोटेंशियल है ना, जितनी वर्किंग कैपेसिटी उनके अंदर है, उस हिसाब से वो काम नहीं करते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, इस तरह का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है वो छिपा हुआ रहता है, इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम कह सकते हैं अगर किसी एक पर्सन को जॉब नहीं मिलती है, वो खाली रहता है, तो उस चीज़ वो क्लियरली सामने दिखाई देती है और उसे हम क्या कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या कंडीशन है कि लोग काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, बट फिर भी उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की कंडीशन सामने आती है। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसे डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो एक लैंडलॉर्ड है जिसका नाम सुखराम है, कम्स एंड हायर 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये लक्ष्मी की फैमिली की बात की जा रही है कि एक लैंडलॉर्ड आता है जिसका नाम सुखराम है और वो लक्ष्मी की फैमिली से 1 या 2 मेंबर को हायर कर लेता है अपने काम के लिए, अपनी लैंड पर काम करने के लिए। तो क्या होगा, Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages। अब लक्ष्मी की फैमिली की जो इनकम है, अब वही लोग उस 2 हेक्टेयर जमीन में लगे हुए हैं और वहीं पर 2 लोग निकल कर जो है जाते हैं कहीं और पर काम करते हैं, तो उसकी इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, मतलब उस छोटी सी जमीन को की देखभाल करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। 2 people वर्क मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ दियर फार्म, अगर 2 लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं तो इससे उनके फार्म के प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people में मूव टू वर्क इन फैक्ट्री, अगर हम बात करें कि अगर 2 लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाएं, once again the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land, मतलब 2 लोग और निकल कर चले जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी और उनकी लैंड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक अकेला इंसान भी उस पर काम कर सकता है और क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकता है। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, मतलब लक्ष्मी की तरह के लाखों लोग हैं भारत में। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड दैम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लाखों लोग लक्ष्मी जैसे फार्मर्स जो है इंडिया में हैं, अगर वहाँ से कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी और दूसरे काम पर रख लिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस एग्रीकल्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क्स वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, अगर लोग जो हैं बाहर निकल कर काम करेंगे तो फैमिली की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ जाएगी। तो देखिए, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में भी है, में ही है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 1000 ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कुछ कैजुअल वर्कर्स होते हैं, थाउजेंड्स
मतलब हजारों कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो हर रोज काम करते हैं। इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली वर्क सर्च करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। मतलब इसी तरह की कुछ और जॉब, जैसे पेंटर होते हैं कारपेंटर होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, रिपेयर पर्सन होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो ये जो है हर रोज काम ढूंढते हैं। मैनी ऑफ दैम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर रोज काम नहीं मिलता है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little। तो देखिए यहाँ पर सर्विस सेक्टर की यानी कि टर्सरी सेक्टर की भी बात की जा रही है कि टर्सरी सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि एक ठेले वाला है, वो क्या करता है, अपना कोई भी सामान बेचता है, वो अपना पूरा दिन लगा लेता है, लेकिन वो उतना नहीं कमा पाता है जितनी की उसको ज़रूरत होती है, वो थोड़ा ही कमा पाता है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर अब उन्हें काम वही करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उन्हें कोई अच्छा मौका नहीं मिलता है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से हम मोर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, वी कैन सी द थ्री देयर कंटिन्यूअस टू बी कंसीडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो हमने जाना कि किस तरह से एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है। इन व्हाट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, तो मतलब किस तरीके से हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दैम। तो हम जानते हैं, देखते हैं नीचे क्या चीज़ें बताई गई हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर प्लॉट है जो अनइरिगेटेड है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। तो गवर्नमेंट उसकी मदद कर सकती है, कोई बैंक उसे लोन प्रोवाइड कर सकता है टू कंस्ट्रक्ट अ वेल, क्या करने के लिए, एक कुआं बनाने के लिए, क्योंकि वो जो है रेन पर डिपेंड करती है, जब बारिश होगी तब वो अपनी फसल को ग्रो करेगी। तो वो एक कुआं खोदने के लिए क्या कर सकती है, उसे गवर्नमेंट मदद कर सकती है या फिर वो उसे गवर्नमेंट लोन दे सकती है, बैंक लोन दे सकती हैं फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड, जिससे कि वो खेती बाड़ी कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप व्हीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। अब क्या होगा, लक्ष्मी को जो है इरिगेशन का कोई साधन मिल जाएगा और वो अपनी सेकेंड क्रॉप को ग्रो कर सकेगी, व्हीट ग्रो कर सकेगी रबी सीजन में। लेट अस सपोज दैट 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होती है जिस पे हम व्हीट ग्रो करते हैं, इस पर 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है 50 डेज के लिए। क्या क्या करने के लिए, वो सोइंग करेंगे, उसमें वाटरिंग करेंगे, फर्टिलाइजर करेंगे, उसे हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोगों को 50 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अगर वो इरिगेशन नहीं कर पाएगी तो वो 2 लोग भी खाली रहेंगे, इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं। सो 2 more मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। इस तरह से फैमिली के 2 मेंबर जो हैं अपने खेत के अंदर, खुद के खेत के अंदर वो रोजगार पा सकते हैं। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स। सपोज करो, मान लो कि एक डैम बन रहा है और कैनल बन रहा है, उसकी खुदाई चल रही है, क्या करने के लिए, दूसरे बहुत से खेतों को इरिगेट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जो उस कंस्ट्रक्शन में लोग लगेंगे वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। जो जब इरिगेशन के साधन मिल जाएंगे तो और लोग जो है
एग्रीकल्चर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा काम उन्हें मिलने लगेगा. This could lead a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. तो ये सारी चीज़ें हम underemployment को कम करने के लिए कर सकते हैं. जैसे कि क्या क्या पढ़ा हमने, जिनके पास कम ज़मीन है या इरिगेशन के साधन नहीं है तो गवर्नमेंट जो है उन्हें इस तरह के साधन प्रोवाइड करे कि वो रेन पर डिपेंड ना रहें. जैसे कि डैम की खुदाई करनी है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, तो वो ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से बाहर निकल कर आएंगे. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. अब मान लो कि लक्ष्मी और उसी के तरह के कुछ और फार्मर्स जो हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं, ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं. दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस. अब वो जो क्रॉप होगी उसे बेचने की उन्हें ज़रूरत होगी. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट दियर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाई टाउन. और उसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी जिससे कि वो अपना सामान दूसरी जगह पर पहुंचा सकें. इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स. अगर गवर्नमेंट यहाँ पर उनकी मदद कर देती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, और मेक बेटर रूरल रोड्स या अच्छी सड़कें बनवा देती है, सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर. इससे क्या होगा, जो मिनी ट्रक्स होते हैं वो हर जगह पहुंच पाएंगे. सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस ऑफ वाटर. अब लक्ष्मी जैसे किसान जिनके पास इरिगेशन का साधन तो हो गया है, पानी का साधन तो हो गया है, लेकिन उसे अपनी क्रॉप सेल करने के लिए दूसरे साधन की भी तो ज़रूरत होगी. अगर गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद कर देती है तो ट्रांसपोर्टेशन से भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, और जैसे कि सड़कें बनेंगी उससे भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, कुछ लोग उन्हें लेकर जाएंगे, सेल करेंगे, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा. दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड्स. तो यहाँ पर देखिए 2-3 लोगों को फ़ायदा होने वाला है. बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको फ़ायदा होगा, और फार्मर्स को, तीनों लोगों को फ़ायदा होने वाला है, यानी कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा. लक्ष्मीज नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन. लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी ही नहीं है. टू कल्टिवेट द लैंड को कल्टिवेट करने के लिए सी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर. बल्कि उसके साथ साथ उसे सीड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, दूसरी ओर इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, पंप सेट की ज़रूरत होती है. बीइंग ए पुअर फार्मर सी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज. एक गरीब किसान होने की वजह से वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती है. सो सी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स. तो क्या करना पड़ेगा, उसे मनी लैंडर से कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा. एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसे जो है एक हाई रेट इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा. इफ़ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट और इंटरेस्ट. अगर उसे कोई लोकल बैंक कोई लोन दे देता है कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर, सी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज थिंग्स इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड. तो वो जो है इस लायक होगी कि वो समय पर ये सारी चीज़ें परचेज कर पाए और अपनी लैंड को कल्टिवेट कर पाए. दिस मीन्स दैट अलोंग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर द फार्मिंग टू इम्प्रूवमेंट. तो इसका ये मतलब है कि फार्मर्स को पानी के साथ साथ दूसरी सस्ती चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जिससे कि अपनी फार्मिंग को वो इम्प्रूव कर सकें. वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट. और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देखिए, अनोदर वे टू बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम is to identify, promote and locate industry and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed. तो देखिए, इस तरह की कुछ और प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स को पहचानना होगा, हमें लोगों को प्रमोट करना होगा, उन्हें बढ़ावा देना होगा, और इंडस्ट्रीज़ लोकेट करनी होगी रूरल सेमी रूरल एरियाज़ में
जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर। मान लेते हैं कि कुछ फार्मर्स जो हैं पल्स की क्रॉप जो है ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है या दूसरे जो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, सेटिंग अप द दाल मिल्स टू प्रोक्योर मीन्स होता है टू बाई। तो वो जो है दाल मिल को सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ पर, और वो दालें खरीद सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं उन्हें, एंड सेल इन द सिटीज़ इन वन सच एग्जाम्पल, और इस तरह से उन्हें खरीदने के बाद सिटीज़ में सप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज could give an opportunity for the farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। तो देखिए, अगर कोल्ड स्टोरेज बना दिए जाएं तो जो फार्मर्स हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपनी सारे प्रोडक्ट्स को, जैसे पटैटोज़ है, ऑनियंस है या दूसरी वेजिटेबल्स हैं, उन्हें स्टोरेज करके वो रख सकें, और जब उनका प्राइस उन्हें अच्छा मिले तब वो उसे सेल कर सकें। In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey। तो यहाँ पर जो विलेज फॉरेस्ट एरियाज़ के पास हैं तो वहाँ पर हम हनी कलेक्शन सेंटर को खोल सकते हैं, जिसमें फार्मर्स जो हैं उसमें काम कर सकते हैं और उस वाइल्ड हनी को सेल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हम इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकते हैं जो कि वेजिटेबल को और दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने का काम करे, जैसे कि पटैटोज़ है, स्वीट पटैटोज़ है, राइस है, वीट है, टमाटो है, फ्रूट्स है, विच कैन बी सोल्ड एंड आउटसाइड मार्केट, जो फिर बाहर मार्केट्स में सेल कर दिया जाए। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो देखिए, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम सेमी रूरल एरियाज़ में भी ओपन कर सकते हैं, इसके लिए बड़े शहरों की ज़रूरत नहीं होती है। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप 5 to 9 years। आउट ऑफ दिस only about 51% are attending educational institutes। The rest and particularly those aged less than 18 years may be at home, or many of them may be working as child labor। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 60% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका एज ग्रुप 5 से 29 साल का है। वो सभी यानी कि 51% निकल कर आता है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड ही नहीं करते, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मतलब 18 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो कहीं पर काम करते हैं। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो कहीं पर काम करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर। तो देखिए, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, अगर यही बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे, 51% निकल के आता है, तो अगर यही बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, तो हमें ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, मोर टीचर्स की ज़रूरत होगी, स्टाफ की ज़रूरत होगी। अ स्टडी कनेक्टेड बाय द रिस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन नाउ, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, NITI, इसके नाम से जाना जाता है। तो इसने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया कि कम नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशनल सेक्टर अलोन। अगर ये सभी बच्चे स्कूल जाने लगे तो लगभग 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन सेंटर में। सिमिलरली, इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम हेल्थ सिचुएशन को भी इम्प्रूव करें तो क्या होगा, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, नर्सेज की ज़रूरत होगी, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी टू वर्क इन रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए। दीज आर सम वेज by which job would be created, and we would also be able to address the important aspects of development
टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को ला सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे कम कर सकते हैं। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. तो देखिए हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में इतना पोटेंशियल होता है कि वो इनकम को इंक्रीज कर सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। इट कुड बी टूरिज्म, हम उसमें क्या क्या चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म है, रीजनल क्राफ्ट है, इंडस्ट्री है और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी। ये सभी सेक्टर्स हैं जिनसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और अपने ही एरियाज़ में वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रॉपर प्लानिंग की और प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट से। फॉर एग्जाम्पल The same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा कहा गया है कि अगर टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, एवरी ईयर्स वी कैन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तो हम क्या कर सकते हैं, 35 लाख से पीपल से भी ज़्यादा को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, इसे करने में काफ़ी समय लग सकता है। फॉर शॉर्ट टर्म के लिए वी नीड सम क्विक मेजर, हमें कुछ क्विक जल्दी से काम करने की ज़रूरत होगी। रिकॉग्नाइज दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया इस पर, और एक संस्था बनाई और राइट टू वर्क इसको नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि 625 भारत के 625 जिलों में ये लागू किया गया। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये उसे नाम दिया गया, शॉर्ट में इसे मनरेगा का नाम दिया गया, जो 2005 में चलाया गया। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल, वो सभी जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, एंड आर इन नीड ऑफ, और जिन्हें काम की ज़रूरत भी है, वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें जो है 100 दिनों का काम दिया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया, यानी कि एक साल में उन्हें 100 days के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू इट्स ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट फेल होती है ना अपने कर्तव्य में, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलोनेंस टू द पीपल, तब भी उन्हें इसके लिए उन लोगों को पैसा देना होता है। The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act। तो देखिए ये जो एक्ट चलाया गया, ये बहुत अच्छा चलाया गया, ये फ्यूचर में भी काम करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आने वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।